नमस्कार। सबसे पहले सिविल मार्गदर्शन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि पिछली क्लासों में हम इकोनॉमिक सर्वे के 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 5, जो कि अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र उस पर आधारित है। और इस चैप्टर में जो अपन क्या क्या अध्ययन करने वाले हैं, जैसे कि अर्थव्यवस्था का जो औद्योगिक क्षेत्र है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उसका हमारी अर्थव्यवस्था में, राजस्थान की जीडीपी में कितना प्रतिशत योगदान है, चाहे स्थिर कीमतों पर हो चाहे प्रचलित कीमतों पर हो। राजस्थान में कौन कौन से उद्योग हैं, उद्योग तो सारे ही हैं, लेकिन जैसे एमएसएमई है, वस्त्र उद्योग है, हथकरघा है, चाहे हस्तशिल्प की बात हो, तो ये सारे उद्योग राज्य में संचालित हैं। और इन उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए सरकार द्वारा किन किन योजनाओं का चलाया जा रहा है, कौन सी सार्वजनिक संस्थाएं हैं जो इन्हें प्रोत्साहित करती हैं। जैसे राज्य में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे बड़ी संस्था है आपकी रिको। रिको के अलावा हस्तशिल्प के लिए राजसिको है, आरएफसी है, राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन, रोड़ा है। ठीक है, तो इस तरह की जितनी भी बातें हैं और सरकार के द्वारा अपने स्तर पर कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री उद्योग प्रोत्साहन है योजना है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना है, तो इन सब के बारे में इस ओवरऑल हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन इस पर देखते हैं, इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्थान के सकल राज्य मूलवर्धन जीएसबीए की बात कर रहा है, उसमें स्थिर कीमतों पर उद्योग क्षेत्र का प्रतिशत योगदान पूछा गया है। तो जब चैप्टर फर्स्ट हमने डिस्कस किया था, तो अगेन वही बात करेंगे, एक बार टेबल, अपनी पुरानी वाली जो टेबल है उसको फिर से याद किया जाएगा। तो सबसे पहले उस टेबल को नोट करते हैं। जैसे कि हम देख चुके हैं, जीएसबीए में 3 सेक्टर थे हमारा, जिसमें सबसे पहला हमने देखा था कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र के बाद दूसरा हमारा था उद्योग क्षेत्र और तीसरा था हमारा सेवा क्षेत्र। ठीक है, इसके अंतर्गत हमने देखा था स्थिर कीमतों पर योगदान और फिर देखा था प्रचलित कीमतों पर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे स्थिर कीमतों पर। कृषि क्षेत्र का योगदान कितना था, जो कि आपके 26.54% था। वहीं उद्योग क्षेत्र का योगदान कितना, 28.39%। और सेवा क्षेत्र का योगदान 45.07% था। ठीक है, ये टेबल हमने इस सीक्वेंस में याद की थी। आगे चलिए प्रचलित कीमतों पर बात करते हैं। प्रचलित कीमतों पर जो कृषि क्षेत्र का योगदान था वो था आपके 26 पॉइंट कितना 92%। वहीं उद्योग क्षेत्र का योगदान 27.16% और सेवा क्षेत्र का योगदान अगेन 45 पॉइंट कितना 92% था। ये टेबल हमने याद की थी। तो देखिए यहां से राजस्थान के सकल राज्य मूलवर्धन जीएसबीए की बात की गई है, स्थिर कीमतों पर बात की गई है, मतलब यहां से आपको कुछ देखना होगा। उद्योग क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र अपना ये रहा और इस पर उद्योग क्षेत्र का कितना प्रतिशत योगदान है, तो ये आपके सामने है। स्थिर कीमतों पर इसका योगदान है 28.39%। ये टेबल हमें परफेक्ट याद होनी चाहिए, कभी ना कभी किसी भी एग्जाम में कोई सा भी डेटा उठा के पूछा जा सकता है। ठीक है, आज हमसे पूछा गया है उद्योग क्षेत्र का स्थिर कीमतों पर योगदान, जो कि 28.39%। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसके आगे हमने क्या याद किया था, हमने याद किया था कि इसमें वृद्धि दर कितनी हुई है। तो हमने पता है कृषि क्षेत्र में जो वृद्धि है वो 5.05% की हुई थी, उद्योग क्षेत्र में भी 5% की वृद्धि हुई थी स्थिर कीमतों पर, और सेवा क्षेत्र में 7% की वृद्धि दर्ज की गई थी। ठीक है, फिर बात करते हैं प्रचलित कीमतों पर। प्रचलित कीमतों पर आपके कृषि क्षेत्र के अंतर्गत वृद्धि दर थी 11% और उद्योग क्षेत्र में 7% और सेवा क्षेत्र में आपके 12% की वृद्धि दर्ज की गई थी। तो ये टेबल फिर याद रखनी होगी हमें कि आप देख पा रहे हैं कृषि क्षेत्र का योगदान प्रचलित कीमतों पर अधिक है और सेवा क्षेत्र का योगदान भी स्थिर कीमतों की तुलना में प्रचलित कीमतों पर अधिक है, जबकि उद्योग क्षेत्र का योगदान कम है। उद्योग क्षेत्र का
आप देख पा रहे हैं यहाँ से उद्योग क्षेत्र का योगदान प्रचलित कीमतों पर कम है, ये अधिक है, ये हमें याद रखना होगा कंपैरिजन टू। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1 क्या कहता है, सकल राज्य मूल्यवर्धन में प्रचलित मूल्यों की बात की गई है। उद्योग क्षेत्र का योगदान 29.75% है। तो सकल राज्य मूल्यवर्धन का उद्योग क्षेत्र का हमसे बात कर रहा है और ये कह रहा है कि प्रचलित कीमतों पर उद्योग क्षेत्र का योगदान, तो हमें बताना होगा। देख लीजिए एक बार टेबल से, वैसे तो आपको याद होना चाहिए डायरेक्ट, स्थिर कीमतों पर यह योगदान कितना था, 28.39% था। वहीं प्रचलित कीमतों पर ये जो योगदान है वो आपका कितना था, 27.16% था। तो प्रचलित कीमतों पर पूछा गया है, उद्योग क्षेत्र का योगदान 29.75%, तो ये तो गलत स्टेटमेंट है, जबकि प्रचलित कीमतों पर योगदान कितना है, 27.16%। फिर इसने कहा कि सकल राज्य मूल्यवर्धन में प्रचलित मूल्यों पर औद्योगिक क्षेत्र का योगदान स्थिर मूल्यों की तुलना में अधिक है। क्या स्थिर मूल्यों की तुलना में अधिक है प्रचलित कीमतों पर? नहीं। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी सेकंड गलत है, जबकि योगदान तो स्थिर कीमतों पर अधिक है प्रचलित कीमतों की तुलना में। और ये ही क्यों पूछा गया, ना कि हमसे पूछा गया सेवा क्षेत्र का, ना पूछा, ना ही हमसे कृषि क्षेत्र का पूछा था, क्योंकि ये 3 सेक्टर में से एकमात्र सेक्टर है जिसमें प्रचलित कीमतों पर योगदान कम है इसका, इसलिए इसका पूछना बनता है। और फिर हमने इसमें वृद्धि दर देखी थी, तो स्थिर कीमतों पर वृद्धि दर आपकी कितनी थी, 5% थी, और प्रचलित कीमतों पर वृद्धि दर 7% थी। ठीक है, तो चलिए ये तो दोनों स्टेटमेंट असत्य है, इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर औद्योगिक क्षेत्र के किस उप क्षेत्र की वृद्धि दर सर्वाधिक है? अब वृद्धि दर की बात की, इसका मतलब, और इसने किस में बात की है, वृद्धि दर भी औद्योगिक क्षेत्र के उप क्षेत्र की बात की है, तो हमें उप क्षेत्र पता होना चाहिए। जैसे एग्रीकल्चर के सेक्टर में हमने देखे थे 4 उप क्षेत्र थे, जिसमें पशुधन था, पशुधन के बाद फसल के बारे में देखा था, वानिकी और मत्स्य। इसी तरह से हमें औद्योगिक क्षेत्र के उप क्षेत्र के बारे में चर्चा करनी होगी, जो कि कौन कौन से हैं इसके उप क्षेत्र। पहला है आपका विनिर्माण, दूसरा है आपका निर्माण, तीसरा है खनन और उत्खनन, और चौथा है विद्युत, गैस और जल आपूर्ति। ठीक है, इस तरह से ये 4 उप क्षेत्र हैं। अब 4 उप क्षेत्र हैं तो इनका हम देख लेते हैं भाई, प्रचलित कीमतों पर योगदान कितना रहा है। इसने पूछा क्या है, प्रचलित कीमतों पर ही पूछा है, और औद्योगिक क्षेत्र के किस उप क्षेत्र की वृद्धि दर पूछी है। तो वृद्धि दर बताने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि योगदान कितना प्रतिशत है। तो देखिए, योगदान, सर्वाधिक जो योगदान है वो विनिर्माण क्षेत्र का है, और इसका योगदान है आपके 42% योगदान है लगभग, और निर्माण क्षेत्र का 34% योगदान है, खनन क्षेत्र का 12% योगदान है, और आपके विद्युत, गैस जो जलापूर्ति है इसका 10% योगदान है। ठीक है, ये इसके 4 उप क्षेत्र हैं जिनका योगदान हम देख रहे हैं। चलिए आगे की बात करते हैं कि इसने पूछा है वृद्धि दर किसकी सर्वाधिक है। तो जब सर्वाधिक वृद्धि दर की बात की है तो हमें पता होना चाहिए कि जो सर्वाधिक वृद्धि दर है, अब यहां तक बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ये क्वेश्चन, अपने आप में बहुत क्या है, डिफिकल्ट है। ठीक है, इसका डिफिकल्टी लेवल बहुत हाई है, इतना क्वेश्चन नहीं जाएगा डीप में। ज्यादा पूछा जा सकता है हमसे कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार जो सर्वाधिक योगदान है वो किस उप क्षेत्र का है, इतना क्वेश्चन बनता है पूछना। और हमें देख पा रहे हैं कि विनिर्माण सेक्टर जो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इसका योगदान सर्वाधिक कितना है, 42%, 42% योगदान सर्वाधिक है। तो ये हमें याद रखना होगा, यहाँ से ये डेटा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन उन्होंने तो बहुत आगे निकल गए और इन्होंने पूछा कि वृद्धि दर किस में सर्वाधिक है।
तो यहाँ से हमने थोड़ा सा याद करने की कोशिश की और हमें पता होना चाहिए कि जो निर्माण सेक्टर है आपका, इस निर्माण सेक्टर में जो वृद्धि दर है वो सर्वाधिक है और वो है आपकी कितने 8% की वृद्धि दर है लगभग, जो कि सर्वाधिक है किसमें, निर्माण क्षेत्र में। द्वितीयक क्षेत्र के जो निर्माण सेक्टर है, निर्माण उपक्षेत्र है, इसमें सर्वाधिक वृद्धि हुई है कितनी 8% की। कंस्ट्रक्शन सेक्टर जैसे आपके ब्रिज वगैरह बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं, इस तरह से इस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है। जबकि सर्वाधिक योगदान हमें पता होना चाहिए किसका है, विनिर्माण सेक्टर का है, जो कि 42% योगदान है। चलिए, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 42, 34, 12, 10। यहां हमने क्या देखा है, 42, 34, 12, 10, राइट। सम्मिलित कीजिए औद्योगिक क्षेत्र के उपक्षेत्र और प्रचलित मूल्यों पर औद्योगिक क्षेत्र का जीएसबीए में योगदान पूछा गया है, जो कि अपन देख चुके हैं आपके सामने। विनिर्माण, निर्माण, खनन और विद्युत गैस अभी हमने देखा था। मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है। विनिर्माण सेक्टर का योगदान कितना था, 42% था, तो ये तो 42 रहा। निर्माण क्षेत्र का 34% योगदान हमने देखा था। खनन और उत्खनन का 12% और इसका 10% योगदान हमने देखा था। तो ये हमें एक बारी के लिए याद होना चाहिए, और क्योंकि इसको क्या है घटते और बढ़ते क्रम में भी पूछा जा सकता है। जैसे कि वो सबसे पहले देख देगा कि भाई विनिर्माण दे देगा, विनिर्माण के बाद आपको निर्माण दे देगा इस तरह से, और निर्माण के बाद खनन, और चौथा आपका कौन सा बचेगा, आपका विद्युत गैस। इस तरह से हमें घटते और बढ़ते क्रम में भी ये पूछा जा सकता है। तो एक तो पहले नंबर भी याद ना रहे, तो ये तो सीक्वेंस याद होना चाहिए कि सबसे पहले विनिर्माण, विनिर्माण के बाद निर्माण, उसके बाद खनन और फिर विद्युत, ये सीक्वेंस है। और जिसमें सर्वाधिक योगदान विनिर्माण का कितना है, आपके 42% है। लेकिन सर्वाधिक वृद्धि किसमें हुई है, वो आपके निर्माण सेक्टर में हुई है, कितनी 8% वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये तो सीक्वेंस से है। तो ऑप्शन क्या आंसर हो जाएगा अपना, देख लीजिए, 1 2 1 2 4 3, खनन, उत्खनन, विद्युत गैस, जलापूर्ति। यहाँ से हमने क्या देखा है, खनन का 12% है, खनन का 12% है, सही है। तो क्या ऑप्शन है, 1 2 3, हाँ ये रहा ना सी ऑप्शन, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, 1 2 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्थान का वर्ष 2023-24 के दौरान कुल निर्यात पूछा गया है कि राजस्थान से 2023-24 के दौरान कुल कितना निर्यात हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट उम्मीदा क्वेश्चन एग्जाम में पूरे आने की इसकी संभावना आगे। ठीक है, तो निर्यात की बात की गई है राजस्थान से, तो सबसे पहले तो यही देख लेते हैं कि भाई 2022-23 का जो निर्यात है ना, वो आपका कितना रहा है, ये 7 7 7 7 और 1 इतना था। ये नंबर हमें थोड़ा सा बहुत इजी नंबर है, इसलिए थोड़ा सा याद रख सकते हैं, 77771। ठीक है, और ये योगदान 2023-24 में बढ़ गया और ये कितना हो गया, 83,704.24 हो गया। ये नंबर हमें याद रखना होगा, 83,704 करोड़ रुपए का निर्यात राजस्थान से हुआ है। ठीक है, ये नंबर हमें याद रखना है, 83,704। अगेन 83,704 करोड़ रुपए का राजस्थान से निर्यात हुआ है। अब ये राजस्थान से निर्यात होने वाली जो प्रमुख वस्तु हैं वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो राजस्थान से जो सर्वाधिक निर्यात होने वाली वस्तु हैं वो 5 वस्तुएं हैं, और टोटल निर्यात में जो कि जैसे 83,000 आपका 704 करोड़ का निर्यात हुआ है, इसमें हम देख पा रहे हैं कि जो इंजीनियरिंग गुड्स हैं, इंजीनियरिंग गुड्स हैं, इनका सर्वाधिक प्रतिशत योगदान है। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो आता है वो है आपके रत्न और आभूषण। ठीक है, इसका निर्यात होता है। तीसरे नंबर पर अपने बात करें धातु उद्योग, धातुओं का निर्यात। फिर इसके बाद चौथे नंबर पर है आपके हस्तशिल्प,
और इस तरह से 5वें नंबर पर है, सॉरी 4 नंबर पर आएगा आपका कपड़ा और 5 नंबर पर आएगा हस्तशिल्प। इस तरह से ये 5 वस्तुएं हैं जिनका सर्वाधिक निर्यात होता है और इनका जो योगदान है इन 5 वस्तुओं का इस 65% योगदान है। ठीक है, इन 5 का 65% योगदान है। राजस्थान से टोटल जो निर्यात हुआ है 83,704 का, इसमें इन 5 वस्तुओं का 65% योगदान है। और इसमें भी हमें ये सीक्वेंस पता होना चाहिए, बार बार पूछा जाता है। सर्वाधिक इतना ना पूछा जाएगा, सिंपल भी पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक योगदान किसका हुआ है, तो इंजीनियरिंग गुड्स का हुआ है। और ये सीक्वेंस हमें याद रखना है, इंजीनियरिंग गुड्स के बाद रत्न और आभूषण, उसके बाद धातु है, धातु के बाद कपड़ा, कपड़ा के बाद हस्तशिल्प उद्योग। ठीक है, और ये अपना आंसर कितना क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं कि गत वर्ष की तुलना में इसमें वृद्धि दर्ज की गई है और ये कितना हो गया, 83,704 करोड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान से निर्यात होने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं को उनके घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है, जो कि अपन देख चुके हैं। आपके सामने है इंजीनियरिंग गुड्स, रत्न आभूषण, वस्त्र, धातु, हस्तशिल्प। इस तरह से ही वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हमने देखा था अभी इंजीनियरिंग गुड्स था, इंजीनियरिंग गुड्स के बाद रत्न आभूषण था, उसके बाद क्या था, धातु था। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, रत्न आभूषण पहले पहले, ये गलत हो गया। देखते हैं इंजीनियरिंग गुड्स, इसके बाद रत्न आभूषण, इसके बाद धातु, धातु के बाद वस्त्र और हस्तशिल्प। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ क्या दिक्कत है, इंजीनियरिंग गुड्स, रत्न आभूषण, हस्तशिल्प और धातु, एक को धातु के बाद वस्त्र दे रखा है, जो कि ये गलत है यहाँ से। तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजनिवेश पोर्टल राजस्थान में कितने करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाता है। तो बात करते हैं सबसे पहले राजनिवेश पोर्टल के बारे में। राजनिवेश पोर्टल क्या है, क्योंकि राजस्थान में निवेश को प्रोत्साहित करना है, अधिक से अधिक निवेश होगा तो ही हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर बूम करेगा। तो इसके लिए सरकार ने एक पोर्टल बना दिया, राजनिवेश पोर्टल। ठीक है, अब राजनिवेश पोर्टल क्या करता है, राजनिवेश पोर्टल, तो यहां से एक तरफ तो होती है सरकार, ठीक है, और दूसरी तरफ होते हैं निवेशक जो राज्य में निवेश करेंगे। क्योंकि इन निवेशकों को सरकार के विभिन्न विभागों से क्या लेना पड़ता है, अनुमोदन लेना पड़ता है, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होना चाहिए, इसके लिए अनुमोदन प्रक्रिया होती है। ठीक है, अब इस अनुमोदन प्रक्रिया में बहुत समय लग जाता है। इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए विभिन्न डिपार्टमेंटों को एकीकृत करने के लिए एक पोर्टल बनाया, राजनिवेश पोर्टल। अब इस अनुमोदन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए इसके लिए एक संस्था बनाई इन्होंने, सरकार ने, जो कि कौन सी संस्था है, बीआईपी, आपकी बीआईपी। ठीक है, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। ये संस्था इन दोनों के बीच, सरकार और निवेशकों के बीच किसका, इंटरफेस का काम करती है। ठीक है, मध्यस्थ का भूमिका निभाती है बीआईपी, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, जिसकी स्थापना की गई थी 1991 में। वेरी इंपॉर्टेंट संस्था है राजस्थान में। निवेश को संवर्धन करने के लिए ये संस्था अपना काम करती है। तो यहां से कहा गया कि जो राजनिवेश पोर्टल है इसमें राशि की बात की गई, हमसे अब राशि की बात कर लेते हैं। बस कितनी सी बात है कि राजनिवेश पोर्टल राजस्थान में कितने करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाता है। तो इसके अंतर्गत 10 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया। कितनी, 10 करोड़ रुपए। 10 करोड़ से अधिक के जो प्रस्ताव हैं तो ये सरलीकरण प्रक्रिया कर देगा। ठीक है, तो 10 करोड़ अपना आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। तो राजनिवेश पोर्टल के तहत कितनी अनुमोदन प्रक्रिया है, 10 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट की। सरकार और निवेशकों के मध्य इंटरफेस का कार्य कौन करता है, बीआईपी, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। कब स्थापना हुई, 1991 में। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बीआईपी की स्थापना कब हुई, 1991 में हुई। और अनुमोदन प्रक्रिया को ये इजी कर देता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 के तहत पर्यटन इकाइयों के प्रोत्साहन के लिए न्यूनतम निवेश सीमा कितनी निर्धारित की गई? तो वही राजस्थान में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए, औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए क्या सरकार ने योजना चलाई? राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, रिप्स, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, ठीक है। और ये 2024 में सरकार के द्वारा चलाई गई थी। और कब? 8 अक्टूबर 2024 के ये योजना चलाई गई। पहले तो डेट पता होना चाहिए। उद्देश्य हमें पता है क्या? निवेश को प्रोत्साहित करना है। अब निवेश कैसे प्रोत्साहित करना है? इसके अंतर्गत जैसे एमएसएमई है, ठीक है, आपके विनिर्माण सेक्टर है, सेवा क्षेत्र है, हस्तशिल्प है, ठीक है, आपका चमड़ा उद्योग है, चाहे कपड़ा उद्योग है, इन सबको इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया कि इन सेक्टर्स को हमें प्रोत्साहित करना है। अब जैसे विनिर्माण की बात करें तो क्या क्या प्रावधान किए गए? इसमें बताया गया कि विनिर्माण के क्षेत्र में और आगे सेवा क्षेत्र और आपका इस सेवा क्षेत्र के ही अंतर्गत पर्यटन को स्थान दी गई अलग से जगह। तो अगर विनिर्माण के क्षेत्र में कितना? आपके 50 करोड़। जैसे कि यहाँ पूछा जो क्वेश्चन पूछा गया है कि तहत पर्यटन इकाइयों के प्रोत्साहन के लिए न्यूनतम निवेश सीमा, है ना। तो हम देख पा रहे हैं कि विनिर्माण के लिए जो न्यूनतम निवेश सीमा थी वो 50 करोड़ रखी गई। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत इसको 25 करोड़ रुपए रखा गया। और जो पर्यटन उद्योग है इसके तहत इसके जो राशि है वो रखी गई आपके कितनी? 10 करोड़ रुपए। न्यूनतम निवेश है वो पर्यटन के क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए रखा गया, ठीक है। अब इनको क्या प्रॉफिट होगा कि जो 50 करोड़ विनिर्माण में, सेवा क्षेत्र में 25 करोड़, पर्यटन के क्षेत्र में 10 करोड़ निवेश करेंगे, उनके लिए क्या प्रावधान किया गया? उनके लिए प्रावधान है कि उनको 7 वर्षों तक 75% सब्सिडी दी जाएगी। सब्सिडी का प्रावधान है, ठीक है। 7 वर्षों तक 75% सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। किसके ऊपर, किस पे प्रावधान मिलेगा? तो राज्य के द्वारा जो लगाए गए कर हैं उस पर, राज्य करों पर, ठीक है। ये बात हमें याद रखनी है कि विनिर्माण के क्षेत्र में कितनी लिमिट रखी गई? 50 करोड़, सेवा क्षेत्र में 25, पर्यटन के क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए। और इनके लिए 7 वर्षों तक 75% सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी राज्य करों पर, ठीक है। इसके अलावा इसमें और प्रावधान किए गए जो कि इनके बारे में देख लेते हैं कि जो कि विद्युत शुल्क है आपके, इसमें क्या लगता है? विद्युत शुल्क लगता है, एक मंडी शुल्क लगता है, ठीक है, और लगता है स्टाम्प ड्यूटी लगती है। तो जो आपका विद्युत शुल्क है उस पर 100% छूट दी गई। कितने वर्षों तक? 7 वर्षों तक, ठीक है। जो मंडी शुल्क है उस पर आपका 100% प्रतिपूर्ति का प्रावधान किया गया। प्रतिपूर्ति मतलब एक बार आप भर दीजिए उसके बाद आपको रिफंड मिल जाएगा। तो मंडी शुल्क पे आपकी 100% प्रतिपूर्ति है, जबकि स्टाम्प पे आपके 75% तो छूट है और 25% की आपको प्रतिपूर्ति मिल जाएगी। तो ये क्या रही आपकी राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। हमें याद होना चाहिए, बहुत अच्छी स्कीम है। और जब क्वेश्चन बनेगा तो बहुत अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन बनेगा जिसको आसानी से सॉल्व नहीं किया जाएगा। 8 अक्टूबर 2024 को प्रारंभ हुई। विनिर्माण के क्षेत्र में जो न्यूनतम निवेश सीमा रखी गई है वो आपके 50 करोड़ है, सेवा क्षेत्र में 25 करोड़ है, पर्यटन के क्षेत्र में 10 करोड़ है। क्योंकि पर्यटन के क्षेत्र में सरकार के द्वारा बहुत ध्यान दिया जा रहा है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, इसलिए इसकी चर्चा की गई, क्वेश्चन इसके ऊपर ही बनाया गया। 7 वर्षों तक 75% जो राज्य कर हैं उन पर सब्सिडी दी जाएगी। वहीं विद्युत शुल्क, मंडी शुल्क और स्टाम्प ड्यूटी पे भी आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा 7 वर्षों के लिए। और वो कितना कितना है वो आपके सामने है। तो अपना जो आंसर होगा वो तो यहाँ से बी ऑप्शन हो जाएगा, है ना। ये आपकी राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना रिप्स के बारे में हमने बात की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन की पहचान करनी है। देखिए पहला स्टेटमेंट, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 8 अक्टूबर 2024 को लॉन्च की गई। डेट याद रखनी है, चर्चा कर चुके हैं, 8 अक्टूबर 2024। इसके अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र में
50 करोड़ से अधिक के निवेश करने पर 7 वर्षों तक राज्य करों में 75% निवेश सब्सिडी दी जाएगी। इसके बारे में भी बात कर चुके हैं कि भाई विनिर्माण के क्षेत्र में कितना था 50 करोड़, सेवा क्षेत्र में कितना है आपके 25 करोड़ और पर्यटन के क्षेत्र में 10 करोड़ था। और ये भी बात कर चुके हैं कि 7 वर्षों तक राज्य करों में कितनी दी जाएगी 75% निवेश सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है। इसके अंतर्गत एरो एंड स्पेस, सेमीकंडक्टर, कृषि तकनीक और जैसे प्रमुख नवीन क्षेत्रों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो ये हमें याद रखने हैं। इसके अंतर्गत क्या है 2024 में कुछ नए क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है इस योजना के तहत, जिसमें से आपका एक है एरो स्पेस है, रक्षा है, सेमीकंडक्टर है, ड्रोन प्रौद्योगिकी है, ड्रोन है ना, और आपके कृषि तकनीक है, उद्योग में कौशल विकास है। इन सारे क्षेत्रों को इसमें सम्मिलित किया गया है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, इसका मतलब तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। इसका ऑप्शन सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। सत्य कथन की पहचान हमें करनी थी। ठीक है, तो ये इस तरह से ये आपकी टोटल क्या हुआ, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना कंप्लीट होती है। अगला है राजस्थान एक जिला एक उत्पाद नीति। राजस्थान की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं ये कब जारी की गई। तो ये आपके 8 दिसंबर 2024 को जारी की गई थी। ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन बनेगा इससे। तो ये नीति कहती क्या है, क्योंकि हमें जब राजस्थान की अर्थव्यवस्था को इम्प्रूव करना है, 2030 तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन डॉलर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है उसको अग्रणी प्रदेशों में लाने के लिए प्रावधान है। तो इस अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें हर हालत में निवेश को बढ़ाना होगा, चाहे कृषि क्षेत्र में हो, चाहे आपके उद्योग क्षेत्र में हो, चाहे आपके सेवा क्षेत्र में हो। हर तरह से निवेश को निर्यात को बढ़ाना होगा, निवेश को बढ़ाना होगा, निर्यात को बढ़ाना होगा। हर तरह से हमें काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए सरकार ने कहा कि हमारे हर एक डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसका निर्यात किया जा सकता है। तो ऐसे प्रोडक्ट की हमें पहचान करनी है, उस पहचान करके उस प्रोडक्ट को उसके निर्यात के लिए प्रोत्साहन करना है और उसके लिए एक निर्यात केंद्र की स्थापना प्रत्येक जिले में की जाएगी। तो इसके लिए एक पॉलिसी जारी की गई सरकार के द्वारा जिसका नाम है राजस्थान एक जिला एक उत्पाद नीति, जो कि आपके 8 दिसंबर 2024 को जारी की गई। अब राजस्थान के जैसे 33 जिले थे पहले, तो सभी जिलों में अभी वर्तमान में सभी जिलों में हर एक डिस्ट्रिक्ट से एक उत्पाद का चयन किया गया। ठीक है, तो ये योजना कब चालू की गई है, आपके 8 दिसंबर 2024 से। देख लीजिए 8 दिसंबर 2024 ये अपना राइट आंसर होगा। तो चलिए, ये इसका लक्ष्य था जो हमें पता चला, और ये योजना फिर हमें इसमें पूरी टेबल याद करनी होगी कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से कौन सा प्रोडक्ट है। ठीक है, वो टेबल अपन चर्चा करेंगे अलग से। जैसे कि असम्मिलित युग्म की पहचान करनी है। अब इसमें जिला दे दिया, इसका एक उत्पाद दे दिया सामने। जैसे आप नागौर के सामने देख रहे हैं हाथ के उपकरण, तो नागौर में एक्चुअली हाथ के उपकरण, लोहो के जो उपकरण है, औजार हैं, वो बनते हैं। कृषि के उपकरणों के लिए नागौर को जाना जाता है, तो ये इसका सही है। बाड़मेर की कसीदाकारी प्रसिद्ध है। ठीक है सर। कोटा का चावल नहीं, कोटा का चावल नहीं है। कोटा का तो आपके कोटा से चुना गया है आपका प्रोडक्ट धनिये को। ठीक है, कोरिएंडर। चावल तो कहाँ का है, चावल है आपके बूंदी का। चावल कहाँ का है, चावल बूंदी का है, और कोटा का धनिया, तो ये गलत हो गया अपना। और भीलवाड़ा का वस्त्र है, ये भी सही समझ लेते हैं। तो इस तरह से हमें ये हर एक डिस्ट्रिक्ट का जो एक प्रोडक्ट है उसको याद रखना होगा, और यहाँ से क्वेश्चन अच्छा पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान राज्य के लिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक किसके द्वारा संकलित किया जाता है। अब इसके लिए एक सूचकांक जारी कर दिया सरकार ने कि भाई सूचकांक के आधार पर अपन मेजर कर लेंगे कि किसमें कितनी वृद्धि या कमी हुई है। तो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के बारे में बात की गई है, IIP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ये किसके द्वारा संकलित किया जाता है, कौन सी संस्था है जो इसको जारी करती है। तो सबसे पहले IIP के बारे में हमें पता होना चाहिए क्या है। तो IIP एक संकेतक है। ठीक है,
संकेतक है। ये क्या काम करता है, जैसे कि नाम से इसके स्पष्ट है कि आपका औद्योगिक उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन में एक निश्चित समय अंतराल में, एक निश्चित समय अंतराल में, ठीक है, इसके औद्योगिक जो आपका आधार वर्ष है, उस आधार वर्ष के अकॉर्डिंग, आधार वर्ष के अनुसार एक निश्चित समय अंतराल में जो औद्योगिक उत्पादन है उसमें परिवर्तन को ये मेजर करता है, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन रही। अगर आपसे पूछा जाए आईआईपी क्या होता है, तो एक संकेतक है जो कि एक निश्चित समय अंतराल में आधार वर्ष के अनुसार औद्योगिक उत्पादन में जो परिवर्तन हुआ है उसको मेजर करता है, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ फैक्ट हमें पता होना चाहिए, जैसे आधार वर्ष की बात की है ना, तो आधार वर्ष इसका कितना है, 2011-12 इसका आधार वर्ष है। औद्योगिक उत्पादन एक निश्चित समय अंतराल, इसके अलावा ये मासिक रूप से जारी किया जाता है, ठीक है, मासिक रूप से जारी किया जाता है। तो एक फैक्ट ये रहा, और दूसरा इसका मासिक रूप से जारी किया जाता है, दूसरा फैक्ट ये रहा, ठीक है। और अब ये बात करते हैं किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, तो आपके आर्थिक और एवं सांख्यिकी निदेशालय के द्वारा ये जारी किया जाता है। फिर बात करते हैं इसके उपक्षेत्र के बारे में, तो इसके 3 उपक्षेत्र हैं, ठीक है, इनके नाम हमें याद होने चाहिए कि इसके 3 जो उपक्षेत्र हैं, इसमें आपका पहला आता है विनिर्माण, दूसरा आता है आपका कौन सा, विद्युत, और तीसरा है खनन। तो ये 3 उपक्षेत्र हमें पता होना चाहिए कि आईआईपी के अंतर्गत 3 उपक्षेत्र कौन कौन से हैं, विनिर्माण, विद्युत और खनन। जबकि हमने देखे थे कि जो आपका औद्योगिक क्षेत्र है, सेकेंडरी सेक्टर है, उसके 4 उपक्षेत्र हैं, जिसमें आपका पहला विनिर्माण है, दूसरा निर्माण था, तीसरा खनन, और चौथा आपका क्या था, विद्युत, गैस और जलापूर्ति। तो यहां से आप देख पा रहे हैं इसमें केवल 3 है, विनिर्माण, विद्युत और खनन। तीनों को याद रखना होगा, कंफ्यूज आता है वो जब क्वेश्चन पूछता है। तो फिर बात करते हैं सर कि राजस्थान का 2024 के लिए, 2024-25 के लिए जो आईआईपी है वो कितना रहा है, तो 157, ये लगभग 157.31 है ना, ये नंबर याद रखना। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि वर्ष 2000 आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्थान का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक कितना है, तो हमें याद होना चाहिए कि ये नंबर है आपका 157.31। किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, तो आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के द्वारा जारी किया जाता है। कौन कौन से उपक्षेत्र हैं, विनिर्माण, विद्युत और खनन। कब जारी किया जाता है, तो मासिक आधार पर ये जारी किया जाता है। इसका आधार वर्ष क्या है आईआईपी का, तो ये आधार वर्ष है इसका 2011-12। ये सारे अपने आप में क्वेश्चन है, और सबको सम्मिलित करके एक बड़ा क्वेश्चन भी स्टेटमेंट फॉर्मेट में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में शामिल मुख्य व्यापक क्षेत्र कौन कौन से हैं, आप देख लीजिए, आपके सामने है। देखो, सड़क निर्माण, विनिर्माण और खनन। आप देख पा रहे हैं खनन है, विनिर्माण है, लेकिन सड़क निर्माण नहीं, क्योंकि निर्माण है ही नहीं उसके अंतर्गत। कृषि, सेवाएं, पर्यटन, ये तो बिल्कुल ऑप्शन ही गलत है। कृषि, सेवा और पर्यटन, ठीक है, गलत हो गया। फिर विनिर्माण, खनन, गैस, जलापूर्ति नहीं, गैस और जलापूर्ति नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचा, विनिर्माण, विद्युत और खनन। इस तरह से ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर। इस तरह से इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, और कई बार पूछा भी गया है, ऐसा नहीं है कि पूछा नहीं गया, पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, राजस्थान में जिला उद्योग और वाणिज्यिक केंद्रों की संख्या पूछी है। उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए कोई वाणिज्यिक केंद्र बनाए गए हैं, तो इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या है 36। जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्रों की संख्या कितनी है, 36 है। वहीं इसके अलावा राजस्थान में इसके उप केंद्र भी हैं। उप केंद्रों की संख्या कितनी है, उप केंद्रों की संख्या है 8, और जो उद्योग और जिला वाणिज्यिक केंद्र हैं इनकी संख्या है 36। का मतलब सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है।
आज की क्लास हम यहाँ समाप्त करेंगे। और कितने क्वेश्चन देखे हमने? 14 क्वेश्चन आज डिस्कस किए हैं। सारे की सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाली एग्जाम्स की दृष्टि से हमें इनका आंसर याद होना चाहिए, कंप्लीटली याद होना चाहिए, बिल्कुल कहीं भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे आप हमें फॉलो करके मैसेज पर बता सकते हैं। अगर डायरेक्ट व्हाट्सएप करना है तो आप बता सकते हैं 9782147328 पर आप व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहाँ समाप्त करेंगे। धन्यवाद।